आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये बात आती है कि शेयर की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि शेयर की वैल्यू तो हम टीवी पे, वेबसाइट पे बड़े आराम से देख सकते हैं, तो हम फिर ये चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? शेयर की वैल्यू तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू टीवी पे, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे देख सकते हैं, तो हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसके जवाब में मैं ये कह रहा हूँ कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की वैल्यू हमारे सामने आती है, जिस पे हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल या परचेज कर सकते हैं वो उसकी डिमांड एंड सप्लाई से बनती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यू होती है। हम इस चैप्टर में जो शेयर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं वो बुक वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जैसा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उनको भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर काम आता है। जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो जो वैल्यू है वो उनकी मार्केट वैल्यू है। हम इसकी बुक वैल्यू निकाल रहे हैं। इसका जो सबसे फेमस मेथड है कि अगर कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं उसमें लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें और वो आ जाएंगी नेट एसेट्स, और उसको नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर दें तो वो जो शेयर की वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू होती है। जो टीवी और जो वेबसाइट पर आप शेयर की वैल्यू देखते हो वो डिमांड एंड सप्लाई से उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो बात समझ आ गई कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो शेयर की बुक वैल्यू निकालेंगे। और स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से, जिसमें मैंने बनाया है आपके लिए नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम शेयर की वैल्यू निकालते क्यों हैं? 4-5 बातें आपके सामने रखूँगा। पहली है कि जब हमने अपने बिजनेस को बेचना हो या ख़रीदना हो तो हमें शेयर की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, ताकि दोनों कंपनीज़ के शेयर होल्डर के हक का प्रोटेक्शन किया जा सके, उनके राइट्स का समायोजन, बैलेंस या एडजस्टमेंट किया जा सके। दूसरी बात है कि जब हम किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लोन लेने जाते हैं ना, तो हम अपने शेयर गिरवी रख देते हैं, प्लेज कर देते हैं, सिक्योरिटी के रूप में हम शेयर रख के लोन लेना चाहते हैं, तो हमें अपने शेयर की वैल्यू बतानी पड़ेगी। थर्ड है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां मिलके एक ही कंपनी बनती हैं, मर्जर हो जाता है। कर्सर से दिखा रहा हूँ, मर्जर, एक्विजिशन या कंपनी की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? मर्जर में क्या होता है? 2 कंपनी मिल के बंद होके नए नाम से खुलती है, मर्जर बोल देते हैं। एक्विजिशन में क्या है? एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसको एक्विजिशन बोलते हैं। रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक कंपनी बंद होके नए नाम से खुलती है, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। व्हेन अ कंपनी इज इम्प्लीमेंटिंग ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, कई बार क्या करती है कंपनी, अपने ही कर्मचारियों को अपना शेयर दे देती है, थोड़े सस्ते रेट से दे देती है। उसका रेट निकालने के लिए भी शेयर की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। और आखिरी है, जब कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में बदलती है तो उसको अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ताकि प्रेफरेंस शेयर को कितने इक्विटी शेयर दिए जाएं, ये हम निकालते हैं। आगे जा रहे हैं, हम शेयर की वैल्यू निकालने के पहले मेथड की ओर बढ़ रहे हैं। शेयर की वैल्यू निकालने के लिए पहला जो सबसे फेमस मेथड है वो है नेट एसेट्स मेथड। हल्की सी उसकी बात मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई है कि हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो वो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा मैं आपको गाइड करने के लिए मैंने इस मेथड के लिए 4-5 स्लाइड्स बनाई हैं, ताकि जब लाइव वीडियो मिले तो थोड़ा सा आपको पहले से भी आता हो कि हम इस मेथड को पहले से जानते हैं, थ्योरेटिकली पहले से जानते हैं, इसका नाम सुना हुआ है, इसमें प्रोसेस सुना हुआ है, इसकी जो प्लस माइनस की बातें हैं वो सारी हमने सुनी हुई हैं। तो अच्छा रहेगा कि ये वीडियो देख के हम
न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर पहुँचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मेथड में क्या करते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं। मोटे तौर पर बात करूं तो एसेट सारी ही लेनी होती हैं, जितनी भी एसेट्स हैं अगर उनकी कोई वैल्यू है तो लेनी होती है और लाइबिलिटीज़ माइनस करनी होती है। और क्योंकि हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे ना, अगर उसमें दो बातें आप सुन लो तो समझो वही काम करना है। इसमें क्या है, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यूएशन में हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं ना, और उसमें गुडविल के लिए गुडविल नहीं लेते, यहाँ गुडविल भी लेनी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वहाँ इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेड लेते थे या नॉन ट्रेड भी लेते हैं। तो बड़ी बात कहता हूँ, एसेट्स जो लेनी है वो मार्केट प्राइस पे लेनी है। अगर मार्केट प्राइस ना दिया हो तो बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। तो अगली बात पे आते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। गुडविल जो अपने को लेनी है वो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू पे नहीं लेनी है। गुडविल हमने उसी हालातों में लेनी है, या तो हमें गुडविल निकालने का फार्मूला दे रखा हो, हम खुद गुडविल कैलकुलेट करके लेंगे। ये सारी बातें जो आपको बताई जाती है ना, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताई जाती है। रियलिटी में जो होता है उससे थोड़ा हट के रहते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, किताबी क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ बातें हम ऐसे कह रहे होते हैं, हमारा मन करता है कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो गुडविल की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दे रखी है वो नहीं लेनी है, और नीचे या तो वो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा, या हमें गुडविल को वैल्यू करने का फार्मूला दे देगा, या गुडविल की मार्केट वैल्यू दे देगा नीचे, कुछ ऐसा हिंट देगा तो गुडविल लेनी है। अगर वो चुप रहता है तो हमें गुडविल नहीं लेनी है। चुप रहने का मतलब गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है, कोई हिंट नहीं दिया हुआ, तो गुडविल नहीं लेनी है। ये बड़ी बात है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क लेना ही है मार्केट वैल्यू पे। क्लोजिंग स्टॉक लेना है, डेटर लेने हैं प्रोविजन माइनस करने के बाद, बिल रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। सब के लिए एक ही रूल रहेगा कि इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू पे लेना है। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो इनको बैलेंस शीट वैल्यू या बुक वैल्यू पर ले लेना है। ज़्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारी ही एसेट्स लेनी है। असली बात पे आता हूँ। मैंने एसेट्स की लिस्ट बनाते समय देखा, मैंने ना फिक्टिशियस एसेट्स का नाम नहीं लिखा, जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जैसा कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। ये खर्चे होते हैं, इनका कोई दाम नहीं होता। ये पुराने बचे हुए खर्चे होते हैं जो हमने कर दिए हैं लेकिन अभी तक उसको राइट ऑफ नहीं किया है। तो बैलेंस शीट में कोई खर्चा दिया हो तो वो नहीं लेना है, ठीक है। आप कहोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस तो सर खर्चा होता है। ये पेड एक्सपेंसेस क्या है, हमने आने वाले टाइम के लिए खर्च कर रखे हैं, अभी इनका पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ये हमारी एसेट होती है। वो खर्चे ऐसे हैं जिसका हम बेनिफिट ले ही चुके हैं लेकिन उनको राइट ऑफ करना रह गया है। तो जब एसेट्स का टोटल आ जाए तो हमने इसमें से माइनस करनी है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या, डिबेंचर माइनस करने हैं, लोन ऑन मॉर्टगेज माइनस करना है, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और डिविडेंड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अदर लाइबिलिटीज़। तो यहाँ मैं एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुननी है। वो बड़ी बात ये है कि मैंने लाइबिलिटीज़ के नाम तो आपको गिनवा दिए, तो मैंने क्या किया, लाइबिलिटी साइड से ना शेयर कैपिटल ली, ना रिजर्व एंड सरप्लसेस, कोई फंड नहीं लिए। ये दो नाम ऐसे हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। एक्चुअली इनके पीछे फंड लगा हुआ है पर ये हमारी प्योर लाइबिलिटीज़ है। मैंने प्रोविडेंट फंड, कर्मचारियों का पैसा है, देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी है। ग्रेचुटी फंड, कर्मचारियों का पैसा है, देना ही पड़ेगा। पर ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में क्या होता है, ये हम खुद बनाते हैं कर्मचारियों के एक्सीडेंट और सुरक्षा के लिए। अगर इस पर कोई लाइबिलिटी ड्यू है उतना ही माइनस करना है, बाकी फंड हमारा खुद का होता है, वो माइनस नहीं करना है। तो जब आप
एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे बताए हुई बातों के अनुसार, तो आपके पास नेट एसेट्स आ जाएंगी। नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपके एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी, इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से करते हैं शेयर का वैल्यूएशन। बाकी सारे इफ़ एंड बट्स जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती हैं उसके लाइव वीडियो मैं तैयार करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट में नेट एसेट मेथड से एक वीडियो आपको दिया जाएगा, 2-3 वीडियो दिए जाएंगे नेट एसेट मेथड को समझने के लिए। तब तक इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।